नमस्कार साथियों, धून पाठशाला में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज हम जो घटना चक्र की जो इकोनॉमी की जो किताब आती है, उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। और ये जो घटना चक्र है आपकी जो अभी 2026 में आई है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। और ये जो घटना चक्र की जो किताब है, ये आपके हिंदुस्तान का चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, जिसमें आपकी इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है, उन सभी एग्जाम के लिए आपकी रामबाण साबित होती है। और इसमें जो पहला चैप्टर दिया गया है, इसमें हम पहले थ्योरी को देखेंगे, इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है, ये आपके अंग्रेजों के आने से पहले जो भारत की जो अर्थव्यवस्था की जो प्रकृति थी, ये आपकी ग्रामीण और अविकसित थी। और उसमें जो गांव थे आपकी पृथक इकाई थी। और उसमें जो व्यवसाय होता था, ये आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता था। और कृषि जो था उसमें प्रमुख व्यवसाय था। और कृषि के साथ साथ आपके उद्योग भी आपकी उन्नत अवस्था में था। और भारत द्वारा जो उत्पादित रेशमी और सूती वस्त्र होते थे, इसमें विश्व में उत्तम गुणवत्ता का माना जाता था, इसलिए इसकी डिमांड ज़्यादा थी। और उस समय हमारे देश में आपके संगमरमर का कार्य होता था, नक्काशी का कार्य भी होता था। और सोने चांदी के जो आभूषण उसमें अच्छे से तराशी की जाती थी, या इसको अच्छे से तराशा जाता था। और इसलिए इसकी डिमांड विदेशों में होती थी, और इसका निर्यात भी किया जाता था। और उत्तम किस्म का होता था, इसलिए इसका निर्यात किया जाता था। और उस समय जो निर्यात की जो अन्य वस्तु थी, आपके नील था, अफीम था, और मसालों का भी निर्यात किया जाता था। और ये आपके 18वीं और 19वीं शताब्दी में किया जाता था। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो 17वीं और 18वीं शताब्दी तक भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी, वो अपने परंपरागत स्वरूप में गतिमान रही थी। और इन्होंने अंग्रेजों के ने आज़ादी आने तक इस गतिमान अर्थव्यवस्था को गतिहीन बना दिया था। और अंग्रेजों ने ना भारत में केवल शासन किया है, बल्कि हमें अपना उपनिवेश भी बनाया था, अपने अपना गुलाम भी बनाया था। और उपनिवेश का मतलब होता है कि जब किसी देश को किसी प्रकार की राजनीतिक आज़ादी ना देना, और सारी जो जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती है उस पर पूरी तरह से कंट्रोल करना। अगर किसी देश की आर्थिक गतिविधियों पर कंट्रोल कर लेते हैं और उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता समाप्त कर देते हैं, तो वह देश उस देश का उपनिवेश बन जाता है। जैसे भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था। तो अगर उपनिवेश की परिभाषा पूछी तो दो बात ध्यान रखना, आर्थिक गतिविधियां और राजनीतिक आज़ादी। और आपने देखा हो कि 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी के युद्ध के जीतने के बाद अंग्रेजों ने भारत में लगभग लगभग पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया था। और जो 1757 से लेकर 1858 तक जो अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने भारत में शासन किया था, या यूं बोले भारत की इनके कंट्रोल में था। और 1857 में आपने देखा हो कि बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था। और इस रिवोल्ट के बाद यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। और यहाँ पे आपके ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो जाता है, या यूं बोले कि ब्रिटिश सरकार का शासन शुरू हो जाता है। और 1858 से लेकर 1947 तक आपके ब्रिटिश सरकार का शासन रहा था। और 1947 तक आते आते अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था को, जो आपके जो गतिमान अर्थव्यवस्था थी, उसको गतिहीन अर्थव्यवस्था बना दिया था। पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था बना दिया था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था बना दिया था। और गतिहीन और सुस्त अर्थव्यवस्था बना दिया था। किसी भी देश की अगर विकास किसी भी देश का विकास उस देश के कृषि और उद्योग पर आधारित होता है। और कृषि के लिए आपके शक्ति, शाक, परिवहन आदि की जरूरत पड़ती है। वहीं उद्योगों के लिए आपके मशीनरी, विपणन की सुविधाओं की जरूरत पड़ती है, परिवहन और संदेशवाहक आदि की जरूरत होती है। यदि कोई देश तेजी से विकास करना चाहता है, तो इनको इस आधारभूत ढांचे पर फोकस करना होगा, या इस पर ध्यान देना होगा। जैसे शक्ति में आपके जैसे कोयला होगी, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गई। परिवहन में आपके रेल, सड़कें, पोत, वायुयान आदि आते हैं। संदेश वाहन में आपके डाक तार, टेलीफोन, रेडियो, बेतार तार आते हैं। बैंक में आपके वित्त, बीमा सुविधाएं आती है। और किसी भी इकोनॉमी को अगर गति देने का काम करना है, तेजी से गति देने का काम करना है, तो विज्ञान और तकनीक को भी अपनाना पड़ता है। और कुछ सामाजिक मुद्दों का भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे आपकी शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, या आदि को भी बढ़ावा देना पड़ता है। और आज़ादी मिलने समय तक कई आधारभूत ढांचे हमारे में मौजूद थे, लेकिन ये उस समय ये पर्याप्त नहीं थे। और आज़ादी से पहले जो भारत की जो इकोनॉमी थी आपकी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन हो गई थी, या यूं बोलें कि भारत की जो इकोनॉमी थी आपकी अंग्रेजों के अधीन हो गई थी। और कृषि जो उत्पादन में कमी कमी आ गई थी। किसान जो थे बहुत गरीब हो गए थे। कृषि उत्पादकता भी बहुत कम हो गई थी, और वैश्विक स्तर के तुलना में देखें तो बहुत कम हो गई थी। और जो संगठित उद्योग थे, ये थोड़े बहुत ही थे। और जो भी थे, ये आपके बड़े बड़े शहरों में केंद्रित थे। और बाहरी और आधारभूत उद्योग बहुत ही सीमित मात्रा में थे। यदि भी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक पहलू उसके अल्प विकसित स्वरूप का बोध कराता है। यानी हमारी जो आज़ादी तक जिस समय हम आज़ादी मिली थी, तो अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था को आपके एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का रूप दे दिया था। किंतु नियोजन काल में
हमने भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन करे, मूलभूत परिवर्तन करे, और हमारी जो सुस्त पड़ी हुई इकोनॉमी थी, जो गतिहीन इकोनॉमी थी, उसको हमने तेजी गतिहीन को गतिशील बनाने का काम किया है, और इसको आपके विकास उन्मुखी अर्थव्यवस्था बनाया है। और नियोजन काल का मतलब आपके पंचवर्षीय योजनाओं से है। आज़ादी प्राप्ति के पश्चात भारत आर्थिक नियोजन के विकास का आधार बनाया गया है, और सभी योजनाओं का प्रमुख और मौलिक जो उद्देश्य थे, वो देश में आपके एक संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना था। और नियोजन काल में आपके कृषि, उद्योग, व्यापार सभी क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए थे, और भारत में गरीबी, बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने का भी प्रयास किया गया था। और नियोजन काल में ही भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा भी पर्याप्त रूप से विकसित हुआ है, और बढ़ता सामाजिक विकास, व्यय, बैंक, बीमा कंपनियों, राष्ट्रीयकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़कें, रेल परिवहन का विकास, कृषि का मशीनीकरण, हरित क्रांति, औद्योगिक विस्तार, बढ़ती शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी अनेक सुविधाएं जो थी आपके नियोजन काल में विकसित हुई थी, या इसको विकास उन्मुख घटक बनाए गए थे। भारतीय नियोजन की अवधि में अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन में पर्याप्त विकास हुआ है, और नियोजन काल में कृषि उत्पादन भी बढ़ाया गया था, और आधारभूत जो उद्योग थे उसकी भी स्थापना की गई थी, जैसे आपके लोहा इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, रसायन उर्वरक आदि सभी उद्योगों को आपके नियोजन काल में आपके तीव्र विकास हुआ है। और इसमें भारत के कुछ क्षेत्रों में आयात भी कम हुआ है, और कुछ क्षेत्रों में आपके जो विदेशों में हमारी निर्भरता थी, ये भी आपकी कम हुई है। और भारतीय नियोजन के मौलिक उद्देश्यों में आपके समाजवादी अर्थव्यवस्था की झलक देखने को मिलती है, और समाज में व्याप्त जो आर्थिक विषमताएं थी और शोषण को भी समाप्त करने के लिए बहुत सारे नियोजन काल में प्रयास किए गए थे, बहुत सारे कदम उठाए गए थे, जैसे आपके जमींदारी उन्मूलन अ, जमींदारी उन्मूलन को किया गया था, भूमि पर कृषकों को अधिकार दिलाया गया था, बंधुआ प्रथा को समाप्त किया गया था, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विस्तार किया गया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, सहकारी आंदोलन का विकास किया गया था, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाए गए थे, और किसानों को ऋण मुक्त सुविधाएं, यूं बोले किसानों को ऋण मुक्त घोषित किया गया था। और अभी वर्तमान में पंचवर्षीय योजना की जो प्रक्रिया है उसको समाप्त कर दिया गया है, और इसकी जगह आपके नीति आयोग एक संगठन लाया गया है, नीति आयोग को बनाया गया है, और इस नीति आयोग के माध्यम से हमारा जो नियोजन का जो ढांचा है इसको अपनाया गया है। और उपयुक्त विकास उन्मुख तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भारत अभी अपनी विकसित अवस्था तक तो नहीं पहुंचा है, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, जहां आर्थिक विकास को समन्वित और योजनाबद्ध प्रयास जारी है। तो हम कह सकते हैं कि जो भारत के जो इंडिया की जो इकोनॉमी है, आपकी विकासशील इकोनॉमी है, और बहुत जल्द हम विकसित अर्थव्यवस्था के बनने की ओर अग्रसर है। तो ये पहले चैप्टर की थ्योरी थी, और इससे आगे हम इसके जो जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे।